ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने स्टडी करते हुए आगे बढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के बारे में। उसके बाद से हम लोगों ने केपलर्स का नियम के जो गति के संबंधित रूल्स था उनको फॉलो किया था। और उसके बाद से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी को छोड़ के जाना है उसके लिए एक प्रकार की वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी इंटर करना है तो उसके लिए भी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को ही पलायन वेग भी कहा जाता है। लिख लीजिए आप लोग, पलायन वेग। पलायन वेग। सबसे पहले देखिए ये होता क्या है, मतलब कि ऐसा वेलोसिटी, ध्यान से मेरी बातों को पहले सुनिएगा फिर नोट करिएगा। ऐसा वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है और वो फिर क्या है, दोबारा लौट के नहीं आता है। दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पलायन वेग कहते हैं। चलिए लिखिए, एक ऐसा वेग जिससे किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चला जाता है और पुनः दोबारा नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर उसको पृथ्वी को छोड़ के जाना है तो उसके लिए एक प्रकार की वेग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पलायन वेग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसको एस्केप वेलोसिटी भी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √2gr। क्लियर हो गई। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, √2gr। यहाँ से इस टॉपिक से महज दो ही क्वेश्चन आते हैं आपका। फर्स्ट पूछ देता है कि फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ देता है, और अनदर पूछ देता है कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है उसका मान कितना होता है, कितना गति से हम उसको फेंकेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को कि वो मतलब पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा, तो उसका एक वैल्यू पूछ लेता है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले वेयर v बराबर हो गया एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। नेक्स्ट अनदर है स्मॉल g का वैल्यू हो गया आपका 9.8। ये क्या हो गया, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण
डायरेक्ट लिख लीजिए हिंदी में ही। बताए थे कोई भी वस्तु को ऊपर फेंके या फिर उसको नीचे की तरफ फेंके तो उसके जो गति में जो परिवर्तन होता है किस कारण होता है, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ये हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट अनदर है आपका कैपिटल आर, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, तो आपका अर्थ है, और यहाँ से अगर कोई भी हम चीज़ ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कितना किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी उसके बारे में देखिए। यहाँ डिफिनेशन हो गया। अर्थ का रेडियस क्या होता है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशन पढ़ाया था उस टाइम भी जिक्र किए थे हमने। अर्थ का जो रेडियस होता है आपका, ये होता है आपका 6400 किलोमीटर। मीटर प्रति सेकंड में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो भी होगा था किलोमीटर में होगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इसके वेलोसिटी वाला फार्मूला क्या लिखे हैं, √2gr। तो √2 इंटू जी का वैल्यू क्या हो गया 9.8 इंटू नेक्स्ट है आपका क्या, तो आर रेडियस 6400 किलोमीटर। और जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब क्या कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो क्या होगा कि डायरेक्ट पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा। क्लियर होगी बात। पलायन वेग से दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट बताएं हमने फॉर्मूला पूछेगा एंड अनदर उसका वैल्यू पूछेगा कि कितना वैल्यू से फेंका जाए कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। आपको पता होगा ग्रेविटेशनल के बारे में हमने बताया था कि हर एक चीज़ जो था गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक दूसरे को अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है, उसका छोड़ के जाने नहीं देता है, ठीक ना। इसलिए ये हवाएं, ये आंधी, ये तूफान जो हमें वर्षा कराती हैं वो हमारे वफादार नहीं होते हैं, ठीक ना। ये कब के दगा दे के हमें चले गए होते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण बल काम ना होता। समझ में आ गई बात। याद रखिएगा दुनिया में डर में खत्म तो रिश्ता ख़त्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा जाता है। क्लियर हो गई बात। और भाई बिना प्रीत कहाँ, ये तो पता ही है। अगर शक्ति भी ना होते तो लोग पी जाते घोर के समुंदर को भी अगर वो खारा ना होता। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि पलायन वेग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, आपके भी मन में क्रिएट होता होगा कि जो रॉकेट जाते हैं पृथ्वी से वो भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ही फेंके जाते हैं। वो जो जाते हैं किसके तहत जाते हैं, तो क्रायोनिक इंजन के बारे में। क्रायोनिक इंजन के तहत ही वो सारी चीज़ जाते हैं। इसके बारे में देख लीजिए एक बार। क्रायोनिक इंजन, देखिए ये जो होता है ना क्या करता है कि सबसे पहले एक इसके अंतर्गत जो होता है ये ले जाता है क्या, तो फर्स्ट में ले जाएगा आपका रॉकेट। रॉकेट जो होता है एक बार चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है, लेकिन स्पेस शटल ये जो होते हैं वो पुनः लौट के आ भी जाते हैं। दोबारा हमें छोड़ के जाने वाले उनको भी अगर पृथ्वी से बाहर जाना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ही जाना पड़ेगा। और अंदर आने के लिए भी उनको सेम
रफ्तार चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो जो भी है आपका रॉकेट भी उसी वेग से फेंका जाता है और स्पेस शटल भी उसी वेग से फेंका जाता है। रॉकेट जो होता है वापस नहीं आता, लेकिन स्पेस शटल जो होता है वापस आ जाता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो लोग वैज्ञानिक, वो लोग इसी के स्पेस शटल के ही तहत जाते हैं आपके। ठीक है, अब चलिए, ये तो समझ में आ गई आपको क्रायोनिक इंजन, जिसमें क्या था, रॉकेट था और स्पेस शटल था। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी में देखिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, √2gr, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब चलिए, क्रायोनिक इंजन जो होता है, सबसे पहले जैसे अभी थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनाई देता होगा इस फैन का, तो फैन में क्या, हवा जो होता है वो हमारे शरीर को भी क्या करता है कि कभी कभी रोकता है। हवा में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये जो क्रायोनिक इंजन जो होता था, इसको जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जब हम लोग क्या करते थे कि फेंकते थे, जब वो ऊपर जाता था तो वहाँ पे क्या होता था कि हवा का भी रुकाव आता था बीच में। तो हवा के रुकाव में क्या होता था, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता था कि क्रायोनिक इंजन जो था उसके ऊपर में कार्बन फाइबर या टाइटेनियम का लेप हम लोग लगा देते थे। किस चीज़ का, लिख लीजिएगा, क्रायोनिक इंजन में क्या क्या लेप होता था, तो कार्बन फाइबर, CARBON, कार्बन फाइबर या टाइटेनियम। ठीक है, कार्बन फाइबर या टाइटेनियम का लेप हम लोग लगा देते थे। अब चलिए, आपको याद होगा कुछ तकरीबन 2003 की घटना है, 1 फरवरी 2003 की, जो भारतीय मूल की प्रथम महिला वैज्ञानिक जो थी कल्पना चावला, जिन्होंने सबसे पहले स्पेस में गया था, भारतीय मूल्य की थी वो, याद रखिएगा। ठीक है, तो उनका क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में तो जब वो गई क्रायोनिक इंजन के तहत, मतलब स्पेस शटल के तहत उन्होंने गया, तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनका जो जेट था वो गया। क्लियर होगी बात। जैसे में ही क्या हुआ कि जाने के बाद तकरीबन, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं हो कितना दिन स्पेस में रही थी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। जब वो रिटर्निंग आ रही थी तो पता चला कि उनका मतलब जो जेट है, जो स्पेस शटल है, वो क्रैश कर गया। पृथ्वी में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो था, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जैसे ही आया तो क्या हुआ कि क्रैश कर गया। ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक शोध किए, पता लगाएं कि एक्चुअली इसका रीज़न क्या था। तब जाकर अमेरिका वालों ने पता लगाया कि जो आपका क्रायोनिक इंजन जो था वो स्टार्टिंग में जाने के पहले, ध्यान से दीजिएगा, जब वो यहाँ से अर्थ से जब ये क्रायोनिक इंजन को जब फेंका गया, उसी टाइम क्या हुआ कि हल्का सा उसमें स्क्रैच आ गया था। स्क्रैच आने के कारण क्या हुआ था कि कार्बन फाइबर का लेप था या फिर टाइटेनियम, मतलब जो भी उस टाइम लेप लगा हुआ था उस पर, वो स्क्रैच आने के कारण ये आपका स्पेस शटल से जो था वो थोड़ा सा हट गया था। मतलब स्क्रैच आया, ये चीज़, ये कार्बन फाइबर थोड़ा सा स्क्रैच के दौरान ख़त्म हो गया था, रगड़ा गया था। यहाँ से तो किसी भी तरह आदमी चला गया ऊपर, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ स्पेस से जब लोग अर्थ में इंटर किया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो हवा का जो प्रेशर था उसके कारण ही मतलब उसमें क्या हुआ कि चिंगारी उत्पन्न हो गया और आपका जो स्पेस शटल था वो ब्लास्ट हो गया। यही कारण है कि जब भी क्रायोनिक इंजन को भेजा जाता है तो कार्बन फाइबर या टाइटेनियम का लेप लगाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ एग्जाम व्यू, याद रखिएगा। पूछता है कि क्रायोनिक इंजन के बॉडी पे किस चीज़ का लेप लगाया जाता है, तो कार्बन फाइबर या फिर टाइटेनियम का। चलिए, क्लियर हो गई होगी। अब चलिए, यहाँ तक तो बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय चाल। यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या किया कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर फेंकने के बाद क्या हुआ कि ये पृथ्वी से ऊपर गया, और जैसे ही ऊपर गया तो इसको मूव कराने के लिए एक प्रकार की हम लोगों को क्या चाहिए था, तो स्पीड चाहिए था।
ठीक है, वेलोसिटी चाहिए था, वेग चाहिए था। उसी वेग को हम लोगों ने क्या कहा, तो आपका कक्षीय चाल। यहाँ पे देखिए ना फिगर में, यहाँ पे अर्थ है, ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो इसको मूव कराने के लिए भी चाहिए कुछ, तो यही आपका कक्षीय चाल जो होता है इसको चारों तरफ घूमते रहता है, घुमाने का काम करता है। क्लियर? देखिए, चलिए अब कक्षीय चाल थोड़ा सा देख लीजिए। कक्षीय चाल जो होता है, कक्षीय चाल बराबर जो होता है फॉर्मूला आपका रूट अंडर जी आर होता है। समझ में आ गई बात? रूट अंडर जी आर होता है। अब चलिए, और एक यहाँ पे हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या लिखा था, रूट अंडर 2 GR। अगर हम इसी को √2 इंटू रूट अंडर GR लिख सकते हैं, मतलब क्या, √2 इंटू कक्षीय चाल। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं तो पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय चाल का कितना गुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से पूछेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है कितना, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, तो स्पेस में मतलब कक्षा को, पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद, ये गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के जाने के बाद वह कक्षीय चाल का कितना गुना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका √2 गुना। एक क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका परसेंटेज भी पूछ देता है कि किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे। यहाँ पे देखिए कि ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं कि आपका उपग्रह जो भी हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जो होते हैं आपका, वो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये सब होते हैं आपके। अर्थ भी क्या होता है, एक प्रकार का ग्रह ही है। तो किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह के चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग कि 41% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और पूछ देगा कि कितने परसेंट की कमी हो गई, तो कमी निकाल लीजिए। यहाँ पे 100% में से क्या 41% जैसे ही कमी निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5, मतलब क्या, तो आपका 59% की कमी और 41% की आपका जो होता है वो आपको क्या होता है, तो वृद्धि होता है। समझ में आ गई बात? कक्षीय चाल क्लियर हो गया आपका? क्या कि मतलब अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसको चलाने के लिए, उसको मूव कराने के लिए जिस फोर्स की, जिस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका कक्षीय चाल कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछेगा। फर्स्ट में तो पूछ देगा क्या, एस्केप वेलोसिटी का √2 फार्मूला पूछ देगा। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी VC बराबर पूछ देगा, तो क्या हम लोग लिखेंगे √GR। नेक्स्ट पूछता है कि कक्षीय चाल जो होता है कितना गुना होता है पलायन वेग का, तो √2 इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे कक्षीय चाल। ये जितना भी लिख रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अक्सर पूछा जाता है यहाँ से। और वही पूछ देगा कितना परसेंट बढ़ा, तो 41%, कितना परसेंट की कमी हुई, तो 59%। किसी को कहीं मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके वेलोसिटी और कक्षीय चाल में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, और जितना भी पीछे जो लेक्चर है उसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप क्या करते रहिए, उसको देखते रहिए, प्रॉपर वे में कॉपी को मेंटेन करते रहिए। जल्दी हम लोग एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव का जो भी हमने पढ़ाया है
लाइव सेशन लेके आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए सब सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, क्योंकि लाइव सेशन में जो भी रहेगा आपका यहीं से क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलिए